अपने पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि 1768 से 1772 के बीच कैसे भ्रष्टाचार, बंगाल अकाल 1770, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और अमेरिका में चाय व्यापार की विफलता ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग दिवालिया बना दिया था। 1772 तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र एक व्यापारिक संस्था नहीं रही थी दोस्तों, बल्कि प्लासी तथा बक्सर युद्ध के बाद अब यह एक पॉलिटिकल पावर यानी कि एक राजनीतिक सत्ता बन चुकी थी। बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी यानी राजस्व वसूली के अधिकार अब कंपनी के पास थी, लेकिन इसके बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन काफ़ी अव्यवस्थित था। भ्रष्टाचार एकदम बेकाबू हो चुका था और कंपनी ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं तक को पूरा करने में असमर्थ हो चुकी थी। यानी कंपनी ब्रिटिश सरकार को उनका डिविडेंड 4 लाख ब्रिटिश पाउंड सालाना तक नहीं दे पा रही थी और उल्टा उसे ही 1772 में ब्रिटिश सरकार से 1 मिलियन पाउंड का कर्ज मांगना पड़ा था। अब चूंकि ब्रिटेन और ब्रिटिश सरकार के लिए ये कंपनी काफ़ी फायदेमंद कंपनी थी दोस्तों, और साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का यह एक सुनहरा मौका भी था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने डूबती हुई इस कंपनी को बचाने और इसे पुनर्जीवित करने के बारे में सोचा। साथ ही इस कंपनी को नियमित और इसके कार्यों पर नियंत्रण करना कितना आवश्यक है यह भी महसूस किया, ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसी परिस्थिति न आए और कंपनी ब्रिटेन और ब्रिटिश सरकार को पहले की तरफ फायदा पहुंचाती रहे। ब्रिटिश संसद यानी ग्रेट ब्रिटेन की पार्लियामेंट को यह एहसास हुआ कि यदि अब उन्होंने इस निजी व्यापारिक कंपनी को इतने बड़े भूभाग यानी भारत पर बिना नियंत्रण के शासन करने दिया तो यह खतरनाक हो सकता है। इसलिए अंततः ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों में दखल देना पड़ा और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट तथा चाय अधिनियम लागू किया गया। यहाँ तक अब आप समझ चुके होंगे कि ब्रिटिश सरकार को रेगुलेटिंग एक्ट को लाने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। आज के इस वीडियो में हम इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को बड़े ही विस्तार से समझेंगे दोस्तों। हम समझेंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे, आखिर यह भारत के इतिहास में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और कैसे यहीं से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की विधिवत शुरुआत होती है। इससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरह की हमारी और भी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं 1773 के इस रेगुलेटिंग एक्ट को। सबसे पहले बात करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इस एक्ट के मूल उद्देश्य क्या थे। तो देखो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था। इस अधिनियम की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसने कंपनी के मनमाने शासन को समाप्त कर दिया और भारत के शासन से संबंधित सभी भविष्य के अधिनियमों के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। इसके कई उद्देश्य थे, जिसमें सबसे पहला है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन को बदलना। इसका दूसरा उद्देश्य है दोस्तों कंपनी के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना। इसका तीसरा उद्देश्य है दोस्तों भारत में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित करना। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई। इसका चौथा उद्देश्य है कंपनी को ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी बनाना। साथ ही इसका पांचवा उद्देश्य है दोस्तों भारत में पहली बार संवैधानिक ढांचा तैयार करना। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा भारत में कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, या फिर यह कह सकते हो ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। यह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था दोस्तों। इस अधिनियम के सभी प्रावधान परीक्षण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित थे, यानी ये देखा जाएगा कि जिन चीज़ों के लिए ये प्रावधान बनाए जा रहे हैं उन पर इनका सही असर दिख रहा है या नहीं, और यदि नहीं तो फिर इनमें सुधार की जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों इस एक्ट की प्रमुख प्रावधानों के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रमुख प्रावधानों में जो सबसे पहला प्रावधान था दोस्तों वो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक ढांचों में कुछ महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव किए थे। ये क्या बदलाव थे, आइए इन्हें समझते हैं। दरअसल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियां स्थापित की हुई थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी।
प्रत्येक प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर होता था दोस्तों, और ये तीनों प्रेसिडेंसियां एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती थीं। इन प्रेसिडेंसियों के गवर्नर सीधे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि संचालक मंडल को रिपोर्ट करते थे, जिनकी संख्या 24 थी। इसके बाद यह संचालक मंडल कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स यानी कि स्वामी मंडल के प्रति उत्तरदायी होता था, यानी संचालक मंडल स्वामी मंडल को रिपोर्ट करते थे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी शेयर धारक या हिस्सेदार शामिल होते थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पदनाम दिया गया दोस्तों, और उसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसका सीधा अर्थ था कि बंगाल अब मद्रास और बॉम्बे से श्रेष्ठ हो गया था, और यहीं से भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ी। इसका दूसरा प्रावधान था दोस्तों एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम देने के साथ ही उसकी सहायता के लिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी में 4 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया, ताकि आगे के सभी फैसले बहुमत से लिए जाएं। इस प्रकार कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी संगठित प्रशासनिक सरकार की स्थापना हुई जिसमें गवर्नर जनरल और 4 पार्षद शामिल थे। इस प्रशासक मंडल या सर्वोच्च परिषद में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। इसका स्पष्ट अर्थ यह था दोस्तों कि गवर्नर जनरल कोई तानाशाह नहीं था और उसकी शक्तियां सीमित थीं। गवर्नर जनरल को परिषद के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से मिलजुल कर शासन करना होता था। यही कारण है कि गवर्नर जनरल और परिषद के सदस्यों के बीच लगातार मतभेद और संघर्ष देखने को मिलते हैं, विशेष रूप से वॉरेन हेस्टिंग्स और उसकी परिषद के सदस्यों के बीच। 4 सदस्यों वाली इस कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन क्लेवरिंग, जॉन मानसन, रिचर्ड बॉरवेल और फिलिप फ्रांसिस। गवर्नर जनरल सहित इन सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था। इन्हें केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही हटाया जा सकता था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को कुछ विशेष मामलों में नियम और विनियम बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था दोस्तों, किंतु यह अधिकार पूर्ण विधायी शक्ति नहीं थी। इन नियमों और विनियमों को लागू करने से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालक मंडल की स्वीकृति आवश्यक थी और इन्हें अंततः ब्रिटिश सम्राट की मंजूरी प्राप्त करनी होती थी। इस प्रकार गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद की स्थापना ने भारत में पहली बार सामूहिक कार्यपालिका की अवधारणा को जन्म दिया और ब्रिटिश शासन को एक अधिक केंद्रीकृत और नियंत्रित प्रशासनिक स्वरूप प्रदान किया। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाने थे। गवर्नर जनरल को परिषद में सामान्य मताधिकार नहीं था, बल्कि केवल बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार था। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यह वीटो शक्ति नहीं थी, अर्थात यदि परिषद के सदस्यों के मत बराबर हो जाते थे तो उस स्थिति में गवर्नर जनरल का मत अंतिम और निर्णायक माना जाता था। इस व्यवस्था का सीधा अर्थ यह था कि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से कोई भी कानून पारित नहीं कर सकता था। यदि गवर्नर जनरल कोई नियम या कानून बनाना चाहता था तो उसे 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में कम से कम 2 सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक था। यदि उसे परिषद के सदस्यों का बहुमत समर्थन प्राप्त नहीं होता था तो वह उस कानून को पारित ही नहीं कर सकता था। इस प्रकार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की विधायी शक्तियां सीमित कर दी गई थीं और उसे परिषद के साथ सामूहिक रूप से शासन करना पड़ता था। यही बहुमत आधारित प्रणाली मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लागू थी, जहां उनके गवर्नर अपनी अपनी परिषदों के साथ मिलकर निर्णय लेती थी, जबकि बंगाल का गवर्नर जनरल केंद्रीय स्तर पर अन्य प्रेसिडेंसियों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने गवर्नर जनरल को एक शक्तिशाली शासक के बजाय एक सीमित अधिकारों वाले परिषद निर्भर प्रशासक के रूप में स्थापित किया दोस्तों। इसका तीसरा प्रावधान था दोस्तों, वो है भारत में केंद्रीय प्रशासन यानी कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करना। दरअसल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने के उद्देश्य से भारतीय मामलों में ब्रिटिश सरकार की भागीदारी को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। इस अधिनियम ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका अब केवल एक व्यापारिक संस्था की नहीं रही, बल्कि वह प्रशासनिक और राजनीतिक शक्ति भी बन चुकी थी।
इसने पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को औपचारिक मान्यता दी। इसी कारण इस अधिनियम के माध्यम से भारत में एक केंद्रीकृत प्रशासन यानी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई और ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के माध्यम से मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। अर्थात अब मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियां कलकत्ता यानी बंगाल प्रेसिडेंसी की अधीन हो गई थीं, जबकि इससे पहले ये तीनों प्रेसिडेंसियां एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र थीं। इस प्रकार बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों यानी कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्ट करना पड़ता था तथा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब से रिपोर्ट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एवं इसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर को रिपोर्ट करेगा। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स औपचारिक रूप से कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के प्रति अभी भी उत्तरदायी बना रहा, लेकिन अब इन्हें सुपरवाइज्ड करेंगी ब्रिटिश पार्लियामेंट। बंगाल का गवर्नर जो अब गवर्नर जनरल बन चुका था, उसे ब्रिटिश भारत के समस्त क्षेत्रों में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी माना जाने लगा। इस प्रकार इस अधिनियम ने भारत में केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी और इसकी औपचारिक शुरुआत की। इसका चौथा प्रावधान था दोस्तों, वो है मद्रास और बॉम्बे पर नियंत्रण। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल को उसकी परिषद के साथ मिलकर युद्ध और शांति से संबंधित मामलों में अन्य प्रेसिडेंसियों पर सर्वोच्च अधिकार प्रदान किए गए। यानी अब मद्रास और बॉम्बे को बिना अनुमति युद्ध या संधि करने की अनुमति नहीं थी। यह प्रावधान बताता है कि अब भारत में एक सेंट्रल अथॉरिटी की स्थापना हो चुकी थी। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल की फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के नागरिक तथा सैनिक शासन का पूर्ण अधिकार दिया गया। कुछ विशेष परिस्थितियों में उसे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों के कार्यों पर अधीक्षण यानी कि सुपरिटेंडेंस करने का भी अधिकार प्राप्त था। हालांकि गवर्नर जनरल की इन शक्तियों की स्पष्ट सीमाएं निर्धारित नहीं की गई थी, जिसके कारण यह एक अस्पष्ट प्रावधान बना रहा और आगे चलकर कई प्रशासनिक और संवैधानिक समस्याओं का कारण बना। इसका पांचवा प्रावधान था दोस्तों, वो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में। इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम नामक स्थान पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम की स्थापना की गई, जिसे हम सामान्य भाषा में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। इसके पहले चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए सर एलिजाह एम्पे को। इसके अतिरिक्त इस न्यायालय में 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए, जिनके नाम थे रॉबर्ट चैम्बर्स, जॉन हाइड और स्टीफन सीजर लेमेंस्ट्रे। ये सभी ब्रिटिश न्यायाधीश थे और ब्रिटिश सरकार द्वारा इंग्लैंड से भारत भेजे गए थे। इनका मुख्य कार्य भारत में ब्रिटेन में प्रचलित अंग्रेजी कानून यानी ब्रिटिश कॉमन लॉ के अनुसार न्याय व्यवस्था को लागू करना था दोस्तों। इस सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र मुख्य रूप से कलकत्ता फोर्ट विलियम और उसके आसपास के उसके अधीन क्षेत्रों तक सीमित था। इसके अंतर्गत वहां रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर नागरिक और आपराधिक अधिकार क्षेत्र लागू किया गया। सैद्धांतिक रूप से यह न्यायालय भारतीय मूल के लोगों पर सीधे लागू नहीं था, लेकिन व्यवहार में यदि कोई भारतीय कलकत्ता क्षेत्र में रहता था या किसी ब्रिटिश नागरिक अथवा कंपनी के कर्मचारी से जुड़ा मामला होता था तो उसे भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। यही बात आगे चलकर विवाद और असंतोष का कारण बनी और इसे रेगुलेटिंग एक्ट की एक बड़ी कमी या दोष माना गया। इस न्यायालय को प्राथमिक तथा अपीली अधिकार की अनुमति भी प्राप्त थी दोस्तों। यह इंग्लैंड में प्रचलित न्यायिक विधियों के अनुसार निर्णय देता था। न्यायालय को यह भी अधिकार प्राप्त था कि वह कंपनी अथवा ब्रिटिश सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामलों, कार्यवाहियों या शिकायतों की सुनवाई कर सके। हालांकि व्यवहार में सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की परिषद के अधिकारों में स्पष्ट विभाजन नहीं था दोस्तों, जिसके कारण न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच गंभीर टकराव उत्पन्न हुए। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एक रॉयल चार्टर के माध्यम से की गई थी। रॉयल चार्टर ब्रिटिश सम्राट द्वारा शाही विशेषाधिकार के अंतर्गत पत्र पेटेंट के रूप में दिया गया औपचारिक संवैधानिक अधिकार होता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि राजस्व से संबंधित मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े विवाद इस सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं थे। इन मामलों का निपटारा
ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व न्यायालयों द्वारा किया जाता था। इस प्रकार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में आधुनिक न्यायपालिका की शुरुआत थी दोस्तों। लेकिन इसके अधिकार क्षेत्र की अस्पष्टता ने आगे चलकर कई प्रशासनिक और संवैधानिक समस्याओं को जन्म दिया, जिसे बाद में 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट द्वारा सुधारने का प्रयास किया गया। इसका छठवां प्रावधान था दोस्तों, वो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यकाल में बदलाव। संचालक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कुल 24 सदस्य होते थे। इन सदस्यों का चुनाव स्वामी मंडल यानी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स द्वारा किया जाता था और स्वामी मंडल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी बड़े शेयरधारक यानी हिस्सेदार शामिल होते थे। यह मंडल कंपनी की सर्वोच्च संस्था माना जाता था। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नियंत्रित करते थे। स्वामी मंडल को यह अधिकार प्राप्त था कि वह कंपनी से जुड़े सभी मुख्य नियम, नीतियां और निर्णय तय करें। स्वामी मंडल के पास यह भी शक्ति थी कि यदि संचालक मंडल कंपनी के संचालन से संबंधित कोई ऐसा नियम या निर्णय ले जो स्वामी मंडल को उचित न लगे, तो स्वामी मंडल उसे रद्द कर सकता था। इस प्रकार संचालक मंडल अंततः स्वामी मंडल के प्रति उत्तरदायी होता था दोस्तों। संचालक मंडल का मुख्य कार्य स्वामी मंडल द्वारा बनाए गए नियमों और नीतियों को कंपनी के प्रशासन में लागू करवाना था। इंडिया से रिपोर्ट मंगवाना, गवर्नर जनरल को निर्देश देना, पार्लियामेंट को रिपोर्ट भेजना, ये सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी संचालक मंडल का काम था। कंपनी की कमर्शियल यानी कि व्यापारिक तथा पॉलिटिकल यानी राजनीतिक गतिविधियों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी संचालक मंडल ही संभालते थे। कंपनी का प्रत्यक्ष संचालन अभी भी इन्हीं के हाथों में था, यानी भारत का वास्तविक प्रशासन यहीं से चलता था दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा संचालक मंडल के सदस्यों के कार्यकाल में बड़ा परिवर्तन किया गया दोस्तों। पहले संचालक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष हुआ करता था, लेकिन अब संचालक मंडल का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। इसके साथ ही यह व्यवस्था की गई कि हर वर्ष संचालक मंडल के 1/4 सदस्य सेवानिवृत्त यानी रिटायर होंगे और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। जो सदस्य एक बार रिटायर हो जाते थे वे तुरंत दोबारा संचालक मंडल के सदस्य नहीं बन सकते थे। इस व्यवस्था का उद्देश्य मंडल में स्थायित्व लाना और बार बार होने वाले अचानक बदलावों को रोकना था दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने इस कार्यकाल को बढ़ाकर बार बार बदलती नीतियों पर रोक लगा दिया। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के द्वारा संचालक मंडल के चुनाव की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया दोस्तों। पहले जहां 500 पाउंड मूल्य के शेयर रखने वाले शेयरधारक संचालकों के चुनाव में भाग ले सकते थे, अब यह अधिकार केवल उन शेयरधारकों को दिया गया जिनके पास कम से कम 1000 पाउंड मूल्य के शेयर थे। इसका उद्देश्य यह था कि कंपनी के प्रशासन पर बड़े और प्रभावशाली शेयरधारकों का नियंत्रण लगातार बना रहे। इसका 7वां प्रावधान था दोस्तों, वो है पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग सिस्टम यानी संसदीय सूचना तंत्र और कंपनी पर सशक्त नियंत्रण। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर और अधिक मजबूत हो गया। अर्थात अब कंपनी पहले की तरह पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकती थी। इस अधिनियम के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अनिवार्य कर दिया गया कि वह भारत में अपने राजस्व, नागरिक प्रशासन और सैन्य मामलों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां ब्रिटिश सरकार को नियमित रूप से भेजें। यानी कंपनी को अब राजस्व, प्रशासन और सैन्य मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देनी होगी। यहीं से पार्लियामेंट्री कंट्रोल की शुरुआत होती है दोस्तों। इसके साथ ही कंपनी के व्यापार और व्यापार से जुड़े सभी विवरण ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश सम्राट और ब्रिटिश सरकार के संज्ञान में लाना भी आवश्यक कर दिया गया। कंपनी के संचालकों यानी डायरेक्टर्स को यह निर्देश दिया गया कि वे भारत में कार्यरत कंपनी के अधिकारियों के साथ हुए राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों से जुड़े सभी पत्राचार ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करें और उन्हें सार्वजनिक करें। सरल शब्दों में कहें तो अब कंपनी के डायरेक्टरों को भारत में होने वाले हर महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य निर्णय की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य हो गया। इस प्रकार इस एक्ट ने पहली बार ब्रिटिश सरकार को भारतीय मामलों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने और उन्हें नियंत्रित करने का अधिकार दिया। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक मामलों का प्रत्यक्ष संचालन ब्रिटेन में स्थित 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में ही बना रहा दोस्तों।
क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को समाप्त नहीं किया बल्कि उसे नियंत्रण में रखकर चलाने की नीति अपनाई। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस समय कोई भी कानून या एक्ट कैसे बनती थी। तो देखो दोस्तों, भारत में गवर्नर जनरल और उसके परिषद के 4 सदस्य केवल रूल्स और रेगुलेशंस का ड्राफ्ट रेडी करके उसे ब्रिटेन में बैठे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी को भेजती थी ताकि वे इंडिया से आए नियमों की जांच और सिफारिश कर सके। फिर ये ड्राफ्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चेक होने जाती थी। अगर बदलाव करना हो तो पार्लियामेंट इसमें थोड़ा बदलाव कर सकता था। फिर अंतिम कानूनी स्वीकृति क्राउन देती थी, जिसे हम ब्रिटिश सम्राट के रूप में जानते हैं। यहाँ ध्यान रहे, ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट बनाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर जिसे हम कैबिनेट कहेंगे वो पॉलिसी चलाती थी, और क्राउन जो कि ब्रिटिश सम्राट हुआ करता था वो अंतिम मुहर लगाता था। कंपनी इंडिया और पार्लियामेंट के बीच कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू फिट होती थी, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश पार्लियामेंट और कंपनी के बीच संवाद का काम करती थी। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहाँ गए। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स गायब नहीं हुए थे दोस्तों, बस उनकी भूमिका थोड़ी सीमित कर दी गई थी। 1773 के इस अधिनियम के बाद कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स सिर्फ ऑनर थे, न कि रूलर्स। रेगुलेटिंग एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी बना दिया। अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के प्रति उत्तरदायी थे, लेकिन अब इन्हें सुपरवाइज्ड करती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1773 के इस अधिनियम में ट्रेड मोनोपोली यानी व्यापारिक एकाधिकार में कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी इस एक्ट के तहत केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। दूसरी कोई भी ब्रिटिश कंपनी यहां आकर व्यापार नहीं कर सकती थी। यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार, रिश्वत या उपहार लेने पर सीधे कानूनी रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। कंपनी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए जो कदम उठाए गए थे, जैसे निजी व्यापार पर रोक, नजराना, घूस और भेंट लेने की मनाही तथा अधिकारियों के वेतन में वृद्धि, ये सभी सुधार 1772 के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा प्रशासनिक स्तर पर लागू किए गए थे, न कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। दरअसल ये सब सुधार वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधारों से जुड़े हैं, जो कि 1772 के बाद हुए थे। 1772 में गवर्नर बनने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने कंपनी अधिकारियों के निजी व्यापार पर रोक लगाई, उपहार लेने को अवैध घोषित किया, भ्रष्टाचार रोकने के लिए अधिकारियों के वेतन बढ़ाए ताकि वे रिश्वत पर निर्भर न रहे। ये सुधार एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, कोई कानूनी अधिनियम या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं था। इस काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की आय के मुख्य रूप से 2 प्रमुख स्रोत थे दोस्तों, जिसमें सबसे पहला स्रोत था व्यापार से होने वाला मुनाफा, जिसमें कपड़ा, चाय, मसाले और अन्य वस्तुओं का व्यापार शामिल था। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत था दोस्तों, वो था कर एवं राजस्व, जो मुख्यतः भूमि कर, सीमा शुल्क और अन्य अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता था। इन करों में नमक कर भी शामिल था दोस्तों। हालांकि यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि नमक पर कर लगाना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई नई व्यवस्था नहीं थी। भारत में नमक कर की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही थी। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में नमक कर के संग्रह के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जिसे लावण्याध्यक्ष कहा जाता था। इसके बाद मुगल काल में भी नमक पर कर लगाया जाता रहा और अंग्रेजों ने सत्ता में आने के बाद इसी कर व्यवस्था को और अधिक संगठित तथा कठोरतम रूप में जारी रखा। ब्रिटिश शासन के दौरान नमक कर आम जनता के लिए एक भारी बोझ बन गया था दोस्तों। आगे चलकर ब्रिटिश काल के इसी कठोर नमक कानून के विरोध में 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी यात्रा की गई, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुई। इस तरह इस एक्ट के कई ऐतिहासिक महत्व हुए थे दोस्तों, जिसमें भारत में संवैधानिक शासन की शुरुआत हुई थी, ब्रिटिश शासन का सीधा हस्तक्षेप देखने को मिला था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई थी और मॉडर्न जुडिशरी की स्थापना हुई थी। इस एक्ट ने आने वाले एक्ट्स की आधारशिला भी रखी, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट्स इत्यादि। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कोई परिपूर्ण कानून नहीं था दोस्तों, लेकिन यह भारत में ब्रिटिश शासन की कानूनी शुरुआत और कंपनी के निरंकुश शासन पर पहला संवैधानिक अंकुश था।
आगे के वीडियो में हम विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियां क्या क्या थी और इसे सुधारने के लिए आगे और कौन कौन से एक्ट्स लाए गए, जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इत्यादि। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी इसी तरह की और भी वीडियोस सबसे पहले मिलती रहे। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी।